गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? चलो बहुत वधिया वधिया होना चाहिए जी। तो आज मैं सभी को मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे साथ यहाँ पे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। स्वाति, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सर। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। नहीं लग रहा मैं आपको? चलो बहुत सर बढ़िया तो बस स्वाति। क्लास लेने में बहुत बिजी, अच्छा क्लास, हाँ मैं ऑल इंडिया मतलब रैंकर बनाने में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बताऊं, देखो एक महीने के बाद आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि मैं भी हाँ थोड़ा सा बिजी था। मैंने ना बीच में कई बार सोचा कि चलो इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चों का ना, मतलब आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, मुझे बहुत मैसेज करते थे हाँ कि सर प्लीज़ इंटरव्यू कंडक्ट करो। क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चों को ये रहता है कि जब आप उनको गाइडेंस दोगे तो उनको ना ये आइडिया लगता है, क्योंकि हमारे जैसा ही बच्चा है, मतलब उनको होता है क्या कि हमारे से ही निकल के रैंक आया है, तो मे बी उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसका रैंक आया। तो इसलिए मैंने स्पेशली इंटरव्यू आज कंडक्ट किया। एंड थैंक यू सो मच, आपको भी, आपने भी टाइम निकाला। हाँ सर। चलो स्वाति, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। पहले मेरे को ये बताओ, जिस दिन आपका रैंक 2 आया था, ये तो मुझे याद है कि आपने मुझे कॉल किया था, हाँ ठीक है, सर। बट मतलब वो दिन कैसा था? मतलब कैसे पता लगा कि आपको रैंक आया है, और फिर वो मतलब पूरा दिन कैसे गुजरा आपका? एक्चुअली फर्स्ट तो मैंने मार्क्स चेक किया था। जब टोटल देखा था तो मुझे अंदाजा लग गया था कि मेरा रैंक ही आया है शायद अच्छा टॉप 3 में ही आया होगा। अच्छा। तो मैंने इमीडिएटली चेक किया टॉप 3 जो पब्लिश करता है ICSI, तो उसको देखने के बाद मैं भी शॉक थी, क्योंकि दोनों लेवल पे सेकंड रैंक, ऑल हाँ आई थिंक बोथ द आपका लेवल्स पे एग्जीक्यूटिव में भी सेम। रैंक 2 था हाँ, ना? एग्जीक्यूटिव में भी रैंक 2 था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सेम रैंक आया था, तो मैं थोड़ा शॉक थी। और माँ मम्मी पापा भी बहुत ही शॉक थे। पापा तो रो रहे थे, पूरा दिन रो रहे थे। अरे वो सच्ची बताना, वो फीलिंग कैसी होती है? मतलब पेरेंट्स की आंखों में आंसू होते हैं, रैंक वो उनको आप बताते हो, वो मतलब वो कैसी फीलिंग होती हाँ, है? तो बहुत प्राउड फीलिंग होता है। लगता है कि इतना दिन हमने मेहनत किया तो अभी उसका रिजल्ट आ चुका है। बिल्कुल इतना बिल्कुल। दिन हमने मेहनत की, उसी का मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। नहीं ये तो है, ये तो है, बिल्कुल है। तो तो इतना लगता है कि अच्छा अच्छा एंडिंग हुआ, इतना मेहनत हमने किया है। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि मूवी की हैप्पी एंडिंग। मूवी की हैप्पी एंडिंग ऐसी थी। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा एक मेरे को ये बताओ, आपका आई थिंक एग्जीक्यूटिव में भी रैंक 2 था, और हाँ। प्रोफेशनल के अंदर भी रैंक 2 है। तो मतलब क्या हम्म। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका प्रोफेशनल में भी रैंक आएगा स्टार्टिंग से ही, या रैंक 2 ही आएगा, या टॉप 10 के अंदर आएगा? तो आपने किस तरह से स्टार्टिंग की अपनी? मतलब क्या आपके दिमाग में था रैंक आएगा या नहीं आएगा? एक्चुअली जब एग्जीक्यूटिव में रैंक आया था तो मैंने सोचा कि अब तो अच्छी सी फाउंडेशन हो चुकी है, तो मैं एम और रैंक का एम कर सकती हूँ प्रोफेशनल में भी। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने प्रिपरेशन भी बहुत ही मतलब बहुत कड़ी मेहनत की थी। मैंने बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाया था, और मैंने रैंक की तैयारी ही की थी। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि फिर से सेकेंड रैंक ही आएगा या फिर टॉप 3 में भी आएगा, इसका भी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। मैंने बस अपने हार्डवर्क किया था, और मैंने मतलब मैं जब भी सोचती थी कि मुझे प्रोफेशनल में भी रैंक चाहिए, मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होती थी, क्या ये हो पाएगा कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिजल्ट के बारे में मुझे सोचना बिल्कुल नहीं है, बस बिल्कुल अपने हार्डवर्क करना है। बिल्कुल। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि तुक्का लग गया रैंक आने का। बट देखो सिंपल सी बात है, आई थिंक मेरे ख्याल से एक ही रूल है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो लेट मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म। आपको रैंक 2 ही आएगा, रैंक 5 आएगा, रैंक 10 आएगा। मतलब अगर आप हार्ड वर्क करो तो कोई ना कोई अचीवमेंट आपको जरूर मिलेगी। हम्म। ये तो है। अच्छा। आपको आपके तरफ से जस्टिस करनी है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो। हाँ ये तो है, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपने कुछ एम किया है तो आपको उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी और हार्डवर्क भी करनी पड़ेगी। मतलब हार्ड वर्क तो जरूरी है। हम्म। अच्छा ऐसा भी होता है कोई, जैसे मान लो मार्केट में मेडिसिन मिलती हो कि अगर वो मेडिसिन खा लो तो रैंक आ जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं, बच्चे कहीं पूछते हैं ना कि सर उनसे पूछना जरूर कि उन्होंने क्या खाया था, क्या। अच्छा वैसे आपका डाइट प्लान क्या था सुबह? मतलब कुछ एक्स्ट्रा खाते थे कुछ, क्या था आपका डाइट प्लान? नहीं, ऐसा नहीं था। नॉर्मली जो खाती थी वैसा ही मैंने डाइट कंटिन्यू किया था। बस ऐसा है कि जंक फूड को थोड़ा रिड्यूस किया था, क्योंकि वो मतलब माइंड को इतना रिफ्रेश नहीं करता है। और थोड़ा कम खाती थी ताकि नींद ना आए जब पढ़ते थे तो। ये सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से, नालायकों। वो कह रहे जंक फूड ज़्यादा नहीं खाया था, कम खाया था। और तुम सारा दिन जंक फूड ही खाते हो मुझे लग रहा है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं खाना, ये नहीं 5-5 परोठे खा लिए भाई साहब, नींद ही नींद आ रही है, तो फिर बच्चा कह रहा है पढ़ाई नहीं हो रही। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला है कि जंक फूड को अवॉइड किया था और खाना कम खाया था, ताकि नींद आपकी कम से कम आए और उतना आपका आउटपुट बढ़िया आएगा। मेरे ख्याल से अगर आपका मेंटल लेवल सही होगा तो आपकी पढ़ाई भी बढ़िया होगी।
हम्म। नहीं ये तो है, बहुत बढ़िया स्वाति, थैंक यू। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, चलो ये तो कंफर्म हो गया कि आपकी बातों से कि पढ़ने से ही रैंक आता है, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि कोई तुक्का नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई ऐसे कोई डाइट प्लान नहीं है, मतलब अगर मेहनत करोगे तो रैंक आपका आएगा। तो आपका लास्ट के 3-4 महीने में क्या प्लान था कि जो आपने फॉलो किया ताकि जितने सामने बच्चे इस वीडियो को देखें उनको पता लगे कि लास्ट के 3-4 महीने में क्या उनको करना है? तो लास्ट के 3-4 महीने में सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, मतलब बाकी सारे महीनों में आपको आपका पूरा पोर्शन निपटाना चाहिए। और उससे पहले अगर ये बेहतर होगा अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हो तो वो सबसे बढ़िया होंगे, क्योंकि लास्ट के 3 महीने में इतना टाइम नहीं होगा, तो रिवीजन के लिए रिवीजन फटाफट हो जाएगा अगर आपके पास रेडीमेड नोट्स हो तो। बिल्कुल इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले 6 महीने अपने खुद के नोट्स बनाओ और अंडरस्टैंड करो कि क्या लिखा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लो फर्स्ट रिवीजन में, और लास्ट 3 से 4 महीने में बस रिवीजन करते जाओ ताकि वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाए और फिर आप रिटेन कर पाओ जो भी पोर्शंस हो। और लास्ट 3-4 महीने में स्कैनर सॉल्व करो, पास्ट ईयर पेपर, आईसीएसआई पास्ट ईयर, मतलब बस स्कैनर्स काफी नहीं होंगे, आईसीएसआई पास्ट ईयर पेपर को एक बार ओरली तो सॉल्व करो, तभी तो पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, हम कैसे प्लान कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो सब। और फिर ये बहुत ही जरूरी है कि 1 या 2 मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम के पहले आप लिख दो। ये मतलब बहुत बढ़िया ऐसा नहीं पॉइंट कि आपने पेड, बोला, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस पेड मॉक टेस्ट लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आईसीएसआई के पास पेपर्स भी ले सकते हो और उसे एक बार सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा है कि नहीं, या फिर आपको आपका टाइम और भी अच्छे से मैनेज करना चाहिए, कितने टाइम कितना सेक्शन को देना चाहिए, ये सब आपको पता चल जाता है जब आप 1-2 पेपर को लिखते हो तो मतलब मेनली क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है लास्ट के 2-3 महीने में, और रिवीजन का प्रॉपर प्लान होना चाहिए, जितने हो सके आप टेस्ट पेपर दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। अच्छा एक बात मेरे को एक थोड़ा सा आपने बोला कि आपने सेल्फ नोट्स तैयार किए थे, कुछ आपने बोला कि पहले 6 महीने आप सेल्फ नोट्स तैयार करो, तो काफ़ी सारे बच्चों को ना ये डाउट्स भी होते हैं कि सेल्फ नोट्स हम किस तरह से तैयार करें। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो चलो कई टीचर्स ने तो क्लास में ही बनवा दिए, बट उसके अलावा भी आप कई बार अपने समरी नोट्स तैयार करते हो, तो जब भी आप समरी नोट्स तैयार करते हो उसके अंदर क्या पॉइंट्स आप लिखते हो ताकि बच्चों को ना ये गाइडेंस मिले कि समरी नोट्स में हमें लिखना क्या होता है, मतलब किस तरह से नोट्स तैयार करें? सबसे पहले तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से सबसे बढ़िया नोट्स आपके खुद के नोट्स होते हैं, क्योंकि आपको बताया कैसे आपको चाहिए। बिल्कुल। तो एक ऐसा है कि आप आपके टेलर मेड नोट्स बना सकते हो, तो फिर आपको पूरा पोर्शंस कवर करते जाना है। और जब भी आप कोई स्कैनर सॉल्व करते हो, आपको लगता है ये पॉइंट कुछ अलग सा है, जैसे कंपनी लॉ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, तो ऐसे वाले पॉइंट्स को भी आपके नोट्स में लिख लो। और फिर नोट्स में ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट के हिसाब से शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में लिखते जाओ, क्योंकि नोट्स हैवी नहीं होना चाहिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इजीली प्रिपेयर होना चाहिए। और फिर नोट्स को टॉपिक वाइज लिखो, ठीक से लिखो, जो भी टॉपिक आपको लगता है इससे क्वेश्चन बन सकता है उसे हाईलाइट करो, और फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ ताकि वो आपके माइंड में ऐसा ही बैठ जाए, जब आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है आपको आपका नोट्स विजुअलाइज होना चाहिए, ऐसा आपका नोट्स होना चाहिए। और अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर करने के टाइम नहीं है तो आप टीचर के नोट्स में ही आपके खुद के पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसको समझकर नोट डाउन करके वो पेज को स्टिक कर लो टीचर के नोट्स पे ही, तो इससे काम और भी आसान बन जाएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए नोट्स प्रिपेयर करना टाइम सफिशिएंट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे भी आपको लगता है आपका मटेरियल नहीं हो वहां पे आप आपके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब मेनली ये है कि आपके पास कुछ ऐसे नोट्स होने जरूर चाहिए ताकि जो आपके एग्जाम से एक दिन पहले आप उसमें रिवीजन कर सको, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर आपकी 3-4 बुक्स होंगी और आपके कोई भी सेल्फ नोट्स तैयार नहीं होंगे तो आई थिंक रिवीजन करने में एक दिन पहले दिक्कत आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, जब आपके खुद के नोट्स होंगे और आपने मल्टीपल रिविजन्स किए होंगे एक दिन पहले बहुत फटाफट रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल ये तो है। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, आई थिंक मेरे को याद है आपने हमारा प्रोफेशनल का आपने रेगुलर बैच लिया था। हाँ सर। ठीक है, तो वो मेरे को लगता है मेरा लास्ट बैच ही था वो, क्योंकि अब तो प्रोफेशनल में एडवांस टैक्स ऑप्शनल उन्होंने कर दिया, तो मैंने अपनी पूरी जान लगाई थी जो मुझे लगता है उस बैच के अंदर, मुझे नहीं पता आपको वो कैसा लगा। हाँ सर, तो 6 महीने का बैच था। बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हमने टैक्स। तो मतलब कई बार ना बच्चे कहते भी है सर आपका बैच ना खत्म ही नहीं होता, मतलब इतना कुछ आप उसके अंदर दे देते हो। ये तो मेरे को भी लगता है, क्योंकि ना एक्चुअली वो क्या था, आपको मैंने शायद बैच के अंदर कहा भी था वो मेरा लास्ट बैच है। बस मैं इतनी सी बात ये जानना चाहता हूँ कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था,
और दूसरा मतलब आपने एडवांस टैक्स का पेपर या टैक्स का पेपर जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी किया है, प्रोफेशनल के अंदर भी किया, वो किस तरह से आपने प्लान किया थोड़ा सा, कि ताकि बच्चे ना टैक्स से डरते बहुत हैं, कि मतलब आपने किस तरह से वो प्लान किया, क्या आपके लास्ट के 2-3 महीनों की प्लानिंग थी, मतलब आपके दिमाग में क्या था कि मुझे ये पेपर प्लान कैसे करना है? सर पहले तो थैंक यू सर, क्योंकि अरे सर टैक्स के सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है ये। जब आप पढ़ाते थे तो सीधा बेयर एक्ट से पढ़ाते थे, तभी मैंने समझा कि बेयर एक्ट को एक्चुअली कैसे पढ़ते हैं, और इससे मेरी नॉलेज सिर्फ टैक्स में नहीं बढ़ी, लेकिन मुझे बेयर एक्ट को कैसे एक्चुअली पढ़ते हैं वो समझ में आया। थैंक यू सो इससे मच, थैंक मेरे अदर सब्जेक्ट की एनालिसिस भी बहुत अच्छी से बढ़ गई। जैसे सीआरआई, उसका लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, और मॉड्यूल में भी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज था। सीधा बेयर एक्ट से उन्होंने कॉन्सेप्ट को मतलब डाला था, यू। तो उसमें भी मुझे नोट्स प्रिपेयर करने में कुछ दिक्कत आ रही थी। लेकिन टैक्स क्लास में जब हम पढ़ते थे कि बेयर एक्ट को कैसे समझते हैं, उसे कैसे ब्रेक करते हैं, उससे मेरा दूसरे सब्जेक्ट्स भी बहुत ही आसान बन गई। तो इसके लिए बहुत थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू। और इनिशियली तो बहुत मतलब पेशेंस चाहिए, क्योंकि टैक्स क्लास 6 मंथ्स के लिए था और नोट्स बहुत लिखने पड़ते थे। लेकिन ऐसा बहुत बार मैंने सुना है कि जब हम एक बार लिखते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा होता है 100 बार याद करने से बेहतर एक बार एक बार लिखो। लिखना बिल्कुल सही बात है, एक बार बिल्कुल। लिखना, तो इससे काम बहुत आसान बन जाता है। और बिल आप जो नोट्स देते थे, फ्लो चार्ट्स, वो सब देख के ऐसा ही रजिस्टर हो जाता था माइंड में, और भी इजी हो जाता था लर्न करने के लिए, रिटेन करने के लिए। तो पहला थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब क्लास के हिसाब से हम एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो यूज टू हो जाते हैं, तो वो पेशेंस लाना ज़रूरी है। उससे हम और भी बेहतर लगने लगेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में बहुत आसान बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल। और टैक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत ही वास्ट है, प्रोफेशनल में स्पेशली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल सिलेबस से क्वेश्चन आता है, एग्जीक्यूटिव से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव टैक्स पोर्शन के हिसाब से ही भी। तो इसीलिए उस टाइम लास्ट मोमेंट रिवीजन करने के लिए वो नोट्स बहुत ही ज़रूरी थे। तो और मेनली प्रैक्टिस के लिए अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिस कितनी हमें करनी चाहिए, या प्रैक्टिस हम कैसे करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गया, तो आपने किस तरह से प्लान किया लास्ट टाइम में कि हाँ भाई मुझे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और आपने कितनी बार रिवाइज किया पेपर को? मैंने तो पहले टैक्स हर रोज पढ़ती थी, क्योंकि टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो ऐसा आपका टच टूट जाएगा सब्जेक्ट से। बिल्कुल। तो इसीलिए हर रोज 2-2.5 आवर्स में टैक्स के लिए देती थी। और फिर जब भी आप कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको मूड नहीं आ रहा, तब मैं सजेस्ट करूंगी कि टैक्स के स्कैनर्स को सॉल्व करो, ओह माय ताकि गॉड, थैंक वो मतलब मेरा बोरिंग पेपर नहीं है। नहीं नहीं, बोरिंग नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल है। और फिर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और थियोरी जो बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, और माइंड रिफ्रेशमेंट ऐसे मत चाहिए, बोलो तो बोरिंग है, पता लगे नहीं नहीं सर, मैं टैक्स को बोरिंग नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही थी कि कोई और बोरिंग सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो और आपको रिलीफ चाहिए, तो टैक्स के स्कैनर से सॉल्व करो, अच्छा। ताकि वो माइंड रिफ्रेश हो जाता है, कुछ शिफ्ट होता है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, मतलब मैं अच्छा ऐसे टैक्स को एक्चुअली मैं ये बताना चाहती थी कि कभी-कभी बहुत थियोरी सब्जेक्ट्स है एक्चुअली हाँ, हमारे सीएस सब्जेक्ट्स में, तो थियोरी पढ़-पढ़ के बहुत बोरिंग हो जाता है। तो ये तो है। टैक्स के स्कैनर अगर हम बीच में प्लान करके उसे सॉल्व करेंगे, तो माइंड को एक रिफ्रेशमेंट होता है, कुछ बिल्कुल। अलग करने जैसा होता है। नहीं मतलब और इट फिर मीन्स, जी जी जी, कंटिन्यू। और टैक्स के पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। उसमें कस्टम्स हम कुछ भी पढ़े, फिर भी वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दे हाँ, देते हैं। बिल्कुल सही बात तो है, एक उस उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर ऐसा है कि टैक्स रोज़ पढ़नी है, और एग्जीक्यूटिव पोर्शन तो बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करनी है। वो जो इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं, उससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आते हैं, तो बिल्कुल। वो तो मैं उसको क्लास कवर में भी करना आपको, है। क्लास में भी आई थिंक अगर आपको याद होगा, मैंने आपको हमेशा कहा था कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, मतलब आपका एग्जीक्यूटिव जो आपने पढ़ा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना क्योंकि ही पढ़ना प्रॉब्लम है। क्या है, वो ना मॉड्यूल में दिया नहीं होता, तो बच्चे कहते हैं सर वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बट आपने चेक किया होगा कई बार वो क्वेश्चन उसके इंटरलिंक होते हैं। उससे 20 मार्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही है, जिसने वो सही ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो उसको लगता है यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। हम्म। तो मतलब आई थिंक आपके अकॉर्डिंग सारा एस्पेक्ट हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। और हो गया और स्कैनर, हो थियोरी को गया भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है टैक्स में। बिल्कुल, हाँ मतलब थ्योरी भी आपको अच्छे से करके जानी है, बिल्कुल। थियोरी भी अच्छे से करना है, और हर रोज हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स टैक्स के स्कैनर सॉल्व करने में, या फिर पास्ट या पेपर को सॉल्व करने में जरूर टाइम देना चाहिए, क्योंकि उससे आइडिया आता है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। हाँ ये तो है।
चलो और बहुत जब आप बढ़िया। न्यूमेरिकल से मत डरो, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस वो तो फ्री के नंबर जैसे है, तो हाँ इसीलिए ये तो उसको है। अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वाति। अच्छा एक बात और बताओ कि मतलब अगर अब सामने कई बच्चे बैठे हैं, देखो उनका भी आपका इंटरव्यू देखने के बाद ये आई थिंक जरूर विचार आता है कि काश हमारा भी रैंक आए या हम भी इस अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करें जो अभी कमिंग जून के अंदर एग्ज़ाम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका मतलब आप क्या उन्हें पिन पॉइंट बताना चाहेंगे कि अगर वो बच्चे ये चीज़ करें तो रैंक तो चलो आ ही जाएगा अगर वो मेहनत करेंगे, बट वो पास हो ही जाएंगे, कि उनको इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हर पेपर के लिए। पहले तो कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। जब मैंने भी ये कोर्स लिया था तो मैं भी इनकॉन्फिडेंट थी, डर लग रहा था। सबके साथ ये होता है, ये नेचुरल फीलिंग है। तो इसीलिए अंदर से आपको आपके मोटिवेशन को बिल्डअप करना है। कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। तो आपको अपने आप मोटिवेट करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ज़रूर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या फिर रैंक ला सकता हूँ। और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छी सी प्लानिंग होना चाहिए। मतलब आपको विज़न होना चाहिए कि इतने दिन में मेरा फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जाएगा, सेकंड रिवीजन खत्म हो जाएगा। ऐसा आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जब आप लेक्चर्स को देख रहे हो, उसके साथ ही एक रिवीजन खत्म कर देना। क्योंकि अगर कोई डाउट है तो फिर आप वहीं पे उसको ठीक कर सकते हो। बिल्कुल। इसीलिए बस लेक्चर्स देखने मत जाना, लेक्चर्स के साथ-साथ एक रिवीजन को खत्म करो। फिर उसके बाद आपके सेकंड रीडिंग बहुत ही थरो होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल पक्का कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके रिविजन्स को इतनी मजबूत बनाओ कि जैसे 2 या फिर 3 दिन में पूरा सिलेबस एक सब्जेक्ट का खत्म हो जाना चाहिए। इतना आपको रिविजन से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आना है। और मिनिमम मेरे हिसाब से 5 टू 6 रिविजन्स करना चाहिए एग्जाम से एक बार ये पहले। मैं चाहूंगा दोबारा से आप लाइन बोलो, कितनी रिवीजन कम से कम एग्जाम से पहले? मिनिमम 5 टू 6 मेरे एक हिसाब से। एक बार फिर बोलो आप। 5 टू 6 रिविजन्स बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस वास्ट है। मैं और इसलिए फिर आपसे लाइन, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं, नहीं, आपसे कोई लाइन बात बुलवा रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम सिर्फ बैच कंप्लीट करें और एग्जाम देने जाएं पास हो जाएंगे। बहुत सारे नहीं, बच्चे ये बिल्कुल नहीं हो सोचते हैं कि पाएगा। एक रिवीजन करें तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ कि मैं इनको हर बार कहता हूँ कम से कम अगर आपको पास होना है मिनिमम 3 to 4 रिवीजन तो चाहिए। हुँ, तो वही आपने वो लाइन बोली है, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि देखो ऑल इंडिया रैंक मेरे को लगता है सर ऑब्वियस बात है मेहनत बहुत लगती है। आपको लगता है कि ऑल बहुत इंडिया ही। रैंक 2 आ गया और बच्चे ने सामने मेहनत बहुत की और खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मिनिमम 5 to 6 रिवीजन अगर होंगी तो ऑल इंडिया रैंक 2 आया इनका। जी। और इससे ज़्यादा अगर हो पाए तो बिल्कुल गलत बात नहीं है, इससे भी ज़्यादा रिविजन हो जाते हैं। बि- अगर आपने ठीक से प्लान किया तो बिल्कुल और भी ज़्यादा रिविजन हो जाते हैं और फिर जितना रिवाइज़ करोगे उतना अच्छा ही है। बिल्कुल वो तो है। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। मतलब वही है कि आपको मेन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। देखो एक ही सोल्यूशन है मेरे ख्याल से, जो मेरे को जो समझ में आ रही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, आपको लास्ट के 2-3 महीने पूरा प्लान करके चलना है कि आपको कब पेपर कौन सा पढ़ना है। पूरा आपके पास प्लान तैयार हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे ढंग से करोगे तो आई थिंक जून एग्जाम जो होगा कमिंग बच्चों का वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, इतना मेरा तो विश्वास है। और प्लानिंग के लिए तो टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो। टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है कि हाँ, ये इतने बहुत दिन में ये जरूरी है। चैप्टर हो जाना चाहिए बिल्कुल। और उसको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बस टाइम टेबल बनाना काफ़ी नहीं होगा। ये तो है, कई बार बच्चे बना लेते हैं फॉलो नहीं करते उसको। मैंने बस टाइम टेबल बना के उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। यही सीक्रेट है एक्चुअली। देखो ऑब्वियस अगर बात है, आप अब आपका ऑल इंडिया रैंक 2 आया, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आया, प्रोफेशनल के अंदर भी आया, तो इट मीन्स कोई तो पॉइंट आपने पकड़ के रखा है ना। हाँ, मतलब ऐसा मैं तो वाकई हेड्स ऑफ है आपको कि पहली बात तो रैंक मेंटेन करना, मतलब रैंक लाना ही बहुत बड़ी बात है और फिर रैंक मेंटेन करना ये तो कमाल ही है। मतलब ये तो आपने थैंक यू कमाल सर। करके दिखाया और ऑल ओवर इंडिया मतलब कितना खुद प्राउड फील होता होगा कि पूरे इंडिया में सेकंड रैंक मेरा है, जो मतलब इतना बड़ा एग्जाम है। क्या बात है। पहले सबको कॉन्फिडेंस डाउन ही होता है। जब मैंने भी ये कोर्स लिया था मुझे भी बहुत डर लग रहा था, हो पाएगा कि नहीं। मेरा तो क्लियर होना भी डर लग रहा था मुझे। मैंने एक मॉड्यूल लिया था पहले, अच्छा। फिर मैंने डिसाइड कर दिया। वो अगस्त में एक्चुअली एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। हाँ बिल्कुल। तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, पता नहीं माइंड में ऐसा आ रहा था कि रैंक आ सकता है, चलो एक मॉड्यूल से क्यों मैं लिखूं, दोनों मॉड्यूल ले लेते हैं और एग्जीक्यूटिव में रैंक लाते हैं। तो तब मैंने मेहनत की, टाइम टेबल बनाया, कुछ भी नहीं पता था। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही आया रैंक। नहीं, ये तो और है। वही कॉन्फिडेंस से मैंने
प्रोफेशनल में भी रैंक एम किया था। क्या बात है, क्या तो बात है। सबके कॉन्फिडेंस लो होते हैं, इसको लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप रिवाइज़ करते जाओगे, आपके कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। नहीं, ये तो है, ये तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक एक छोटा सा पॉइंट और जो मतलब मेन सबके लिए ज़रूरी है, आपने सोशल मीडिया को जो आजकल ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मतलब मैं तो बोल बोल के थक गया। देखो कई बार ना बच्चों को लगता है टीचर तो पागल है, गाबा सर पागल है, डेली यूट्यूब पे आते हैं बोल के भाग जाते हैं। मैंने कहा ना बच्चा आपसे जल्दी कनेक्ट कर पाएगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट के 2-3 महीने में, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच्चाई जो है, मतलब लास्ट के 2-3 महीने में आपने कौन कौन सा सोशल मीडिया चलाया, कितना चलाया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, बस मैं जानना चाहता हूँ ताकि हर बच्चे को पता लगे कि आपने सोशल मीडिया किस तरह से प्लान करना है। एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे सोशल मीडिया ऐप अच्छा नहीं लगता। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्चुअली एक इनसिक्योरिटी है स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी पर्सन को, क्या क्योंकि बात है। आपके डेटा का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी नहीं है। और इतना पर्सनल ओपिनियन शेयर मत करो सोशल मीडिया में। आपके प्रेफरेंसेस, आप कहाँ जाते हो, वो सब शेयर ना करो तो बेहतर होगा। क्योंकि आप जो आपके लाइफ में आप कर रहे हो, आपके खुशी के लिए कर रहे हो, किसी को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो मैं सोशल मीडिया ऐप्स में इतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर यूट्यूब को यूज़ करती थी और फिर लिंक्डइन को भी। और मेरे ब्रेक्स में मैं यूट्यूब और लिंक्डइन को देखती थी, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। 2-3 मिनट देखती थी ताकि मेरा माइंड रिफ्रेश हो। तो इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया ऐप में भी हो, एक्टिवली यूज़ करो, लेकिन उसको लिमिटेड टाइम में यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आपके पढ़ाई के टाइम को आप सैक्रिफाइस करके सोशल मीडिया को देख रहे हो। बस वो आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए होना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि आपको इसी टाइम चलाना है, ठीक है, और वो भी हाँ। आपका माइंड रिफ्रेश करने के लिए, कि ये नहीं कि आप रील्स देखने के लिए बैठ गए और 2-2 घंटे उसमें लग गए। हाँ, अगर आप 1 आवर पढ़ते हो तो 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। नहीं, वो तो अगर आप सोशल मीडिया देखने लगोगे तो फिर से आपका माइंड भटक जाएगा। इससे अच्छा आप कोई और एक्टिविटी करो, जैसे गार्डनिंग कर रहे हो या फिर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। उससे क्या होता है, आपका मेंटल स्ट्रेन भी नहीं होगा। अगर आप मोबाइल फिर से देखोगे तो मेंटली फिर से स्ट्रेन होंगे। नहीं, वो तो है। इसीलिए बिल्कुल, कोई बहुत ऑल्टरनेटिव्स देखो, सोशल मीडिया से डिविएट होने के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव को ढूँढो। बहुत बढ़िया, ब्रेक ग्रेट। लेना बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ाई करते हो तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ब्रेक आपको फिर से मेंटली स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला। और मतलब मैं भी बच्चों को बोलता हूँ, देखो लास्ट के 2-3 महीने अगर इसमें पढ़ लोगे तो रिजल्ट आपका अच्छा जाएगा। देखो आपका करियर आपके हाथ में, आप किस तरह से प्लान करते हो। मतलब ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया को यूज़ कैसे कर रहे हो मैटर ये करता है। कई बच्चे पूरा पूरा दिन यूट्यूब पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे हैं। अब मेरे ख्याल से उससे आपका दिमाग भी थक जाता है, और अगर दिमाग ही थक गया तो फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे, और अगर काम ही नहीं कर पाओगे फिर आपका आउटपुट ही नहीं आएगा। नहीं, ये तो है। स्वाति, मेरे 2 क्वेश्चन बस लास्ट और हैं। एक क्वेश्चन बस ये है कि आपने थ्योरी पेपर जो हैं वो किस तरह से आपने प्लान किया, उसके लिए क्या आप बताना चाहोगे। मतलब कुछ 2-3 पॉइंट्स कि हाँ भाई थ्योरी पेपर इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो सारे बच्चों के लिए, आप छोटा सा क्या मैसेज देना चाहोगे कि अपनी तरफ से, कि ये मेरा मैसेज है, जो मेरी जर्नी है और क्रक्स उसका ये निकल के आ रहा है कि अगर आप ये पकड़ के चलोगे तो आपका भी रैंक आएगा और आप पास हो जाओगे। जी शिवानी, फर्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी पेपर आपने कैसे प्लान किया। पहले तो थियरी पेपर, अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो वो सबसे बेस्ट होंगे, वरना आप कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ दो जहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकोगे। और फिर थ्योरी सब्जेक्ट क्योंकि बहुत वास्ट होते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि आप मल्टीपल रिविजन्स करो और फिर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। थर्डली, आपको पेपर सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मॉक पेपर सॉल्व करो। और फिर जब आप पढ़ते हो तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो आपके नोट्स में, ताकि वही की पॉइंट्स आप एग्जाम में भी लिखो। और एग्जाम में थ्योरी पेपर के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्पीड मेंटेन करना है, और वो भी स्टार्टिंग से ही आपको स्पीड फास्ट अप करनी है, क्योंकि पेपर फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग से आपके पेपर को स्पीडली लिखो और फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ठीक से स्पेसिंग दो आंसर्स के बीच में, और फिर एक लाइन छोड़ो जब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहते हो तो, और फिर पॉइंट्स में आंसर लिखो ताकि एग्जामिनर को करेक्शन के लिए बहुत ईजी हो जाए। और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, लेजिबल होना चाहिए हैंड राइटिंग। और फिर मैं कहती हूँ किसी भी चैप्टर को इग्नोर मत करो कि ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जामिनर वही से क्वेश्चन पूछना चाहता है जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स शायद इग्नोर करना चाहते हैं। और फिर जहाँ भी केस लॉज है उसे याद करते चलो,
क्योंकि आरसीडी में इस बार पूरा का पूरा केस लॉ के बेसिस में ही क्वेश्चन आया था, तो जिसने इग्नोर किया वो तो समझो फेल ही हो गया। हो गया, सही बात है, बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया आपने जो ये पॉइंट्स बताए थ्योरी के, मतलब मैं कह रहा हूँ एक एक पॉइंट्स आपने ऐसा बताया ना, कमाल किया, मतलब ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान रखना इन पॉइंट्स का। और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो इन्होंने खुद फॉलो किए हैं, और मेरे ख्याल से अगर हर बच्चा फॉलो करेगा तो आपका रिजल्ट भी जरूर चेंज होगा। और मैं कह रहा हूँ एक एक पॉइंट्स ऐसा है जिसके अंदर मैं कुछ ऐड ऑन मेरे मेरे मतलब मैं करने के लायबल न्यूज़ टाइम, क्योंकि बच्चे ने बहुत बढ़िया पॉइंट्स बोले। और Great. एक और बात है ये है कि कंटेंट अच्छे से लिखना चाहिए आपको, प्रोफेशनल में स्पेशली, क्योंकि आपको कट शॉर्ट नहीं करने आंसर्स को। पहले आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ठीक से कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। रिपीट मत करो आंसर में ये पॉइंट्स को, लेकिन कंटेंट अच्छे से रिलेवेंट कंटेंट देना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। और अब कोई छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से सब बच्चों के लिए? सभी के लिए एक मैसेज ये है कि पहले तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। सब लोग, क्या बात। जस्ट कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है। जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे, उसी के हिसाब से प्लान बनाओगे, तो फिर ज़रूर कोई भी रैंक ला सकता है। बस वो मोटिवेशन चाहिए, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस एग्जाम क्रैक करना एक एम नहीं होना चाहिए, या फिर रैंक लाना एक एम नहीं होना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट के विजन को भी हमें प्रमोट करना है, उसको बिल्कुल। कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल। वो एम से आप पढ़ो और आपके मतलब मेहनत करो, तो ज़रूर रिजल्ट्स आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ना बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, वैसे तो ओवर करते हैं इसको, बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जो रिवीजन क्लासेस, जैसे मान लो मैं तो लगा ही रहता हूँ लास्ट टाइम में, तो उससे आपको क्या लगता है वो हमें कितनी देखनी चाहिए, या सारा कुछ हमें उस पर डिपेंड हो जाना चाहिए? मतलब किस तरह से उसको आप प्लान कर सकते हो? बस 2 मिनट मैं लूँगा आपके यूट्यूब की रिवीजन क्लासेस के ऊपर। अगर आपका मेन लेक्चर्स क्लियरली हो चुका है तो फिर रिवीजन बस ब्रशअप के लिए काफ़ी है। लेकिन बस रिवीजन लेक्चर देख के एग्ज़ाम लिखना इतना मतलब क्रैक नहीं हो पाएगा अगर आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स देख के चलोगे तो इसीलिए पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आओ, फिर रिवीजन से आप ब्रशअप कर सकते हो। और जो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज होता है उसे बिल्कुल देख के जाना, और फिर वो क्वेश्चन बैंक सर आपने जो दिया था वो बहुत ही हेल्पफुल थे। मैंने उससे इसको पूरा मतलब 2-3 बार सॉल्व किया था मैंने। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक्स को ज़रूर सॉल्व करते चलना, हार्ड क्वेश्चंस और फिर इजी क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक था। 3 क्वेश्चन हाँ, बैंक 3 था क्वेश्चन शायद बैंक, हमारे बिल्कुल, अटेम्प्ट में। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन बैंक भी देखो, और फिर जो भी क्वेश्चन सीरीज सॉल्विंग के सेशंस होते हैं वो बिल्कुल भी देखना है, मिस आउट नहीं करना है। और अगर आपको कोई चैप्टर बहुत थरो है और उसका रिवीजन देखना फिर मतलब नहीं बनता। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, वहाँ पे रिवीजन लेक्चर देखो। और फिर रिवीजन लेक्चर्स में टाइम वेस्ट मत करो चैट बॉक्स में, मतलब हाँ। वो मुझे लगता है कि बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होता है। आप मतलब कोई मतलब नहीं है, आप रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो या फिर चैट कर रहे हो, तो इसीलिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ रिवीजन देखो। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा वीक हूँ, तब आप रिवीजन लेक्चर को बार-बार देखो, वहीं से वो क्लियर हो जाता है। बहुत बढ़िया और पॉइंट रिवीजन आपने लेक्चर्स बहुत बढ़िया बहुत बोला इम्पोर्टेंट कि लाइव चैट में फिजूल की बातें मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कई बार ना लाइव चैट के अंदर बच्चे परिवार बना लेते हैं है। कि मतलब आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ, क्या चल रहा है, अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या हो गया। मतलब आपने बहुत पॉइंट बोला कि जब आप किसी चीज़ को लाइव अटेंड करते हो, सिंपल सी बात है, रिवीजन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। बट मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ ना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती भाई, उसके लिए अटेंशन तो चाहिए ना आपकी, आपको अटेंशन तो पे करनी बड़ा पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट टाइम है, तो और टाइम सबसे को बिल्कुल सही बात है, correctly utilize। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे यूट्यूब पे आकर, तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। उससे आपको लग रहा है कि आप 1.5 घंटा वहाँ बैठे हो, बट आप बिल्कुल भी नहीं बैठे। तो ये बहुत बढ़िया प्लान, मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि लाइव जब भी आप अटेंड कर रहे हो तो आपका मतलब ही नहीं है, आप बस सिर्फ ये ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है, बस काम खत्म। जहाँ मैं बोलूँगा पार्टिसिपेट करो वहीं आपने पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज कोई लाइव में क्या चल रहा है वो बेकार की बातें हैं, वो हमारे काम का भी नहीं है। चलो स्वाति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं कह रहा हूँ आप इतने आगे बढ़ो, आपका हर ड्रीम पूरा हो, और अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से उनके पैर छूना, उनसे ब्लेसिंग लेना, और हमेशा आगे बढ़ते रहो, बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग लगे आपकी, आप अच्छे सीएस बनो, करोड़ों रुपए पैकेज कमाओ, आपका अच्छा घर हो, गाड़ी हो, जो आपके ड्रीम है वो सब आपके पूरे हो। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी मतलब आप जब
इतने घंटे रिवीजन लेक्चर्स लेते थे, तो अंदर से मुझे भी मोटिवेट होता था कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, उनसे मतलब मैंने सोचा था कि आप हमारे रोल मॉडल हो, अरे आपके जैसे ही मेहनत करना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप मतलब ये तो आपका प्यार है। नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मुझे आपको देख के मोटिवेशन मिलता था कि बच्चे इतने अगर मतलब पढ़ाई कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे लिए 12 घंटे क्या है भाई। मेरे को तो 12 घंटे आके बोलना है और वो चीज़ बोलनी है जो मैं 9 साल से बोल रहा हूँ, ठीक है। बट आपका बैठ के सुनना और उसके बाद रैंक 2 लेके आना, मैं तो बहुत प्राउड टीचर हूँ सही बताऊँ, और मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे स्टूडेंट बने। एंड थैंक थैंक यू यू सो सर। मच वंस अगेन। बहुत मैं जल्दी सारे मिलेंगे। टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके बिल्कुल बिल्कुल मतलब एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, उनके तरफ से भी बहुत मेहनत है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कि बिल्कुल। नहीं कि मैंने ऐसा लग रहा था मैं सिर्फ एग्जाम नहीं दे रही थी, बल्कि वो सारे लोग भी मेरे जितने ही टेंस थे। मैं तो हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि आप अकेले सीएस नहीं बनते, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी बनते हैं, आपके टीचर्स भी बनते हैं, और इवन आप जब मेहनत कर रहे होते हो तो भी आप अकेले मेहनत नहीं करते, आपके पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे होते हैं, आपके टीचर्स भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो मतलब ये सबका बिल्कुल। ब्लेसिंग है, सबका। आई थिंक आपके रैंक का क्रेडिट सबसे पहले पेरेंट्स को मैं दूंगा, आप भी पेरेंट्स को देना, बाकी टीचर्स को। और थैंक यू सो मच आपको भी, आपके फ्रेंड्स को भी जिन्होंने आपका साथ दिया। वंस अगेन फिर मैं आपसे बात करूंगा फ़ोन पे, ठीक है। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू थैंक सर। यू एंड जय हिंद थैंक सभी यू। को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।